बाल चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं आपकी निहारिका दीदी। और बच्चों, आज ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला में आप सुनेंगे एक जानकारी जिसका नाम है ब्रह्मांड को किसने बनाया, जिसे हमने लिया है अनुराग ट्रस्ट की त्रैमासिक बाल पत्रिका कोपल से। इस जानकारी को लिखा है विकास जी ने। तो आइए सुनते हैं ये जानकारी, ब्रह्मांड को किसने बनाया। रवि कई दिनों से प्राकृतिक रहस्यों की खोजबीन कर रहा था। प्रकृति को समझने की माथापच्ची में आए दिन परेशान रहता और अक्सर सोचा करता था कि ये दुनिया आखिर बनी कैसे। सितारों से जगमगाते आकाश को, इस पूरे ब्रह्मांड को किसने बनाया। हमारे आसपास करोड़ों जीव जंतु कैसे और कहां से आ गए। रवि अपने दोस्तों से जब इन सवालों के बारे में पूछता तो वो भी उसे कुछ बता न पाते। कुछ तो उसे बेसिर पैर का सवाल मानकर उसका मजाक उड़ाने लगते। मम्मी पापा के जवाब से भी उसे संतोष नहीं मिलता। उसके मन में शंका बनी रहती। उसके क्या, क्यों और कैसे के जवाब में ईश्वर की शक्ति की बात बताकर उसे चुप करा दिया जाता। अंत में डरते डरते जब उसने अपने अध्यापक से भी यही प्रश्न किया तो वहाँ भी उसे कोई ठोस जवाब तो नहीं मिला जिससे उसकी जिज्ञासा शांत होती। उल्टे उसे डांट ही सुननी पड़ी। क्लास में सभी उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि रवि को ईश्वर के होने पर संदेह होता। कई लड़के तो उसे पागल कहने लगे थे। लेकिन रवि के साथ पढ़ने वाला राहुल रवि का सच्चा दोस्त था। वह रवि की हर तरह से मदद करने की कोशिश करता। उनमें अक्सर किसी न किसी विषय को लेकर आपस में गंभीर बातचीत भी होती रहती। इसलिए उसने एक दिन राहुल से ही पूछ लिया, दोस्त, मेरे मन में कई सवाल पैदा हो रहे हैं। मुझे इसका उत्तर नहीं मिल रहा। मुझे बताओ कि मैं इसका समाधान कैसे करूं। जिससे पूछो वही रटा रटाया सा जवाब दे देता है कि चांद, तारे, पृथ्वी, सूर्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, इस पूरे ब्रह्मांड को ही सर्वशक्तिमान ईश्वर ने बनाया है और हम उसकी संतान हैं। राहुल, मुझे तो यह कोई तार्किक जवाब नहीं लगता। अच्छा, तुम ही बताओ, मैं यह कैसे मान लूं कि सब कुछ ईश्वर ने बनाया और चलाता है जबकि वह दिखाई ही नहीं पड़ता। उसे कैसे मान लूं और क्यों मानूं? यदि उसे कोई चीज या पदार्थ मानता हूँ तो हमारी इंद्रियों को उसे महसूस करना चाहिए, क्योंकि पदार्थ की सभी अवस्थाओं यानी ठोस, द्रव या गैस को हम देख सकते हैं या फिर महसूस तो कर ही सकते हैं। जबकि लोग कहते हैं कि ईश्वर को देखा नहीं जा सकता, तब तो बड़ी गंभीर समस्या है। क्या वे पदार्थ की गैस वाली अवस्था में रहते हैं? क्योंकि कोई भी वस्तु इसी अवस्था में लगभग अदृश्य सा होता है, या उन्हें जीवाणु या वायरस माना जाए जिसे नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता। लोगों के बताने के हिसाब से सोचा जाए तो लगता है कि ईश्वर जीवाणु या वायरस के आकार के होंगे, जो शायद इतने सूक्ष्म हैं कि दिखाई ही नहीं पड़ते। अगर ईश्वर इतने अधिक सूक्ष्म है तो विशाल आकार वाले अरबों खरबों तारों सहित पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने बनाया कैसे? यह तो बिल्कुल असंभव है। राहुल ने रवि को समझाया कि सर्वशक्तिमान ईश्वर पर लोगों का विश्वास बहुत मजबूत है। उनका मानना है कि हम ईश्वर को देख नहीं सकते, तो क्या हुआ, उसे अपनी आत्मा में महसूस तो कर सकते हैं। तो क्या यह समझा जाए कि ईश्वर ठंडी या गर्मी के मौसम की तरह है, जिसे हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। यह भी नहीं लगता कि ईश्वर का रूप जीवाणु जैसा सूक्ष्म है। यदि ऐसा होता तो अभी तक वैज्ञानिकों ने क्यों नहीं उन्हें देखा?
या खोज लिया? सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवाणु को भी सूक्ष्मदर्शी से तो देखा ही जा सकता है। इसका अर्थ यह निकलता है कि ईश्वर सजीव कैटेगरी में नहीं आते। क्या हमें उन्हें निर्जीव जगत में खोजना पड़ेगा? क्योंकि ईश्वर को जीवाणु से भी सूक्ष्म मानने पर हमें उन्हें ढूंढने के लिए निर्जीव चीजों के बीच ही जाना पड़ेगा। जीवाणु से भी सूक्ष्म अवस्था का मतलब यह हुआ कि जीवाणु को भी विखंडित कर दिया जाए, फिर वे और भी सूक्ष्म रूप में यानी वे परमाणुओं की अवस्था में आ जाते हैं, और ये परमाणु और भी अधिक सूक्ष्म कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने होते हैं। इन्हें भी देखा जा सकता है, परंतु ये सभी कण निर्जीव होते हैं। लेकिन ईश्वर को तो अब तक देखा नहीं गया, यानी वे क्वार्ट्ज या हो सकता है उससे भी सूक्ष्म हो, तब तो हमारा ईश्वर निश्चित ही निर्जीव होगा। अगर वह निर्जीव होगा तब तो सोचना पड़ेगा कि उसका अस्तित्व है भी या नहीं। तुम खुद सोचो, क्या ऐसा निर्जीव ईश्वर ब्रह्मांड का सृजन कर सकता है? मैं तो ऐसा कभी नहीं मान सकता। क्यों राहुल, क्या मेरा सोचना गलत है? इस सोच के कारण लोग मुझे सनकी समझते हैं। क्या यह सच नहीं है कि विज्ञान सत्य की खोज करता है, जबकि ईश्वर को विज्ञान नहीं खोज पाया? फिर तो यह सवाल मन में आएगा ही, ईश्वर का अस्तित्व है भी या नहीं? मैं भला ऐसे ईश्वर में विश्वास करूं भी तो कैसे, जिसे विज्ञान ही नहीं मानता? राहुल रवि की तीव्र जिज्ञासा से बहुत प्रभावित हुआ और उसे अपने पापा के दोस्त प्रोफेसर व्योम से मिलवाने के बारे में सोचने लगा। उसने रवि को प्रोफेसर व्योम के बारे में बताया, जो जाने माने जीव वैज्ञानिक थे। वे जीन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में रिसर्च कर रहे थे। यह जानकर रवि खुशी से उछल पड़ा। वह बचपन से ही वैज्ञानिकों से मिलना चाहता था। अब उसके क्या, क्यों, कैसे का सही जवाब निश्चित ही मिल जाएगा। राहुल और रवि अपने सवालों के साथ अगले ही दिन वैज्ञानिक अंकल के घर जा पहुँचे। राहुल ने रवि का अपने अंकल से परिचय कराया तथा अपने दोस्त की समस्या के बारे में बताया। रवि ने खुद ही अपनी जिज्ञासा प्रकट की और संसार की उत्पत्ति का रहस्य जानना चाहा। रवि ने बताया कि हमारे पाठ्यक्रम में इसके बारे में आधा अधूरा या घुमा फिराकर बताया गया है, जिससे अधिकतर छात्र सच्चाई नहीं जान पाते और जो किताबों में लिखा है उसी पर आंख मूंद कर विश्वास करने लगते हैं। प्रोफेसर व्योम ने रवि को समझाने के लिए 14 अरब वर्ष पीछे के इतिहास से शुरू किया। उन्होंने बताया कि लगभग 14 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड बनने की शुरुआत हुई एक महाविस्फोट से, जिसे हम बिग बैंग के नाम से भी जानते हैं। महाविस्फोट के समय आदि ब्रह्मांड धूल जैसे कणों यानी हिग्स बोसोन से निर्मित था, जो विस्फोट के साथ अत्यधिक वेग से लगभग प्रकाश की गति से चारों ओर फैल गया। इसके बाद अरबों वर्षों के दौरान यह गति की कई और अधिक जटिल रूपों से गुजरा और तब कहीं जाकर हमारा आज का ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। धूल जैसे कणों के बिखराव से अरबों खरबों सितारों का जन्म हुआ। पहले इन्हीं कणों से हाइड्रोजन परमाणु की उत्पत्ति हुई, फिर उससे और कई तत्व बने। हाइड्रोजन सबसे हल्का परमाणु होता है, फिर इससे अधिक भारी तत्व हीलियम इसी हाइड्रोजन से पैदा हुआ। यह कैसे संभव हुआ? यह हुआ नाभ के संलयन के जरिए, जिसने हाइड्रोजन को हीलियम में बदल दिया। इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा निकली। सूर्य या तारों की ऊर्जा का कारण भी नाभ के संलयन ही है। रवि के मन में ढेर सारे सवाल उमड़ घुमड़ रहे थे। वह जैसे सब कुछ अभी जान लेना चाहता था। उसने पूछा, अंकल, अगर पूरा ब्रह्मांड कणों से मिलकर बना है तो यह सब कुछ पदार्थ ही है, लेकिन यह बात समझ में नहीं आई कि अगर प्रकाश भी ब्रह्मांड का ही हिस्सा है तो क्या वह भी पदार्थ है? वह किससे बना है? यह सुनकर प्रोफेसर अंकल मुस्कुराए। वे रवि के तर्क करने की क्षमता से प्रभावित होने लगे थे। उन्होंने बताना शुरू किया, तुम यह तो जानते ही हो कि पदार्थ की कई अवस्थाएं होती हैं और ये ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा के रूप में पाई जाती हैं।
किसी पदार्थ को बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म करने पर पदार्थ से प्रकाशीय ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा पदार्थ की उच्चतम अवस्था कहलाती है। प्रकाशीय ऊर्जा का वेग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, यानी प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। हमारी पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश लगभग 8 मिनट में पहुंचता है और सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी होती है? पूरे 15 करोड़ किलोमीटर। तारे तो हमारी पृथ्वी से और भी दूर होते हैं। इतनी दूर की कई तारों का प्रकाश हम तक पहुंचने में वर्षों लग जाते हैं। कुछ तारों का प्रकाश तो पृथ्वी पर सैकड़ों वर्षों में पहुंचता है। इसी से तुम अनुमान लगा सकते हो कि तारे हमसे कितनी दूरी पर होंगे। बात पूरी होते ही रवि के दिमाग में तुरंत यह जानने की इच्छा हुई कि पृथ्वी कैसे बनी, जीव कैसे पैदा हुए। प्रोफेसर व्योम ने बताया कि पृथ्वी पहले गर्म गैस की अवस्था में थी, बिल्कुल आग की गोली जैसी, क्योंकि इसका जन्म एक विशेष परिस्थिति में सूर्य से हुआ है। यह सूर्य से अलग होकर उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगी थी। पृथ्वी की तरह ही और भी गैसी पिंड सूर्य से अलग होकर उसका चक्कर लगाने लगे थे, जिससे सौर मंडल का निर्माण हुआ। इस समय सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, जबकि पहले 9 ग्रह थे। प्लूटो को सौर मंडल के ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिया गया है। इन 8 ग्रहों में से पृथ्वी पर ही जीवन संभव हो सका था, क्योंकि यहाँ जीव जंतु और पेड़ पौधों के पैदा होने लायक परिस्थितियाँ थीं। पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। इसी दौरान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से पानी बना। लगातार वर्षा होते रहने से यह और ठंडी होती गई और इसका बाहरी सतह एक सामान्य तापमान पर आ गया। उसके बाद ही इस पर जीवों की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी के अंदर की परतें आज भी अत्यधिक गर्म अवस्था में हैं, इसलिए इसके नीचे पाई जाने वाली धातुएं हमेशा पिघली अवस्था में रहती हैं। इससे भी पता चलता है कि हमारी पृथ्वी पहले कितनी गर्म रही होगी। हमारी पूरी पृथ्वी 92 मौलिक तत्वों से मिलकर बनी है। इन्हीं तत्वों के संयोग से विभिन्न यौगिकों तथा गैसों का निर्माण हुआ। इसी प्रक्रिया में समुद्र भी अस्तित्व में आया। इस आदि समुद्र में रासायनिक संयोग के द्वारा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर के मिलने से अमीनो अम्ल बना। अमीनो अम्ल से ही प्रोटीन बना। बाद में प्रोटीन से न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण हुआ। न्यूक्लियो प्रोटीन से ही 3.5 अरब वर्ष पहले एक कोशिका का निर्माण हुआ। यह न्यूक्लियो प्रोटीन ही है जो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। आज हम इसे डीएनए या आरएनए कहते हैं। यह सब कुछ फौरन नहीं हो गया, इसमें अरबों वर्ष लगे और कई तरह की जटिल रासायनिक प्रक्रियाएं हुई। तभी डीएनए के रूप वाले एक निर्जीव कण से एक सजीव कोशिका का निर्माण हो सका। इसका सबसे अच्छा उदाहरण विषाणु यानी वायरस है, जिसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। अर्थात अब पदार्थ जड़ यानी निर्जीव से चेतन यानी सजीव में बदल गया, जिसमें श्वसन यानी सांस लेने, उत्सर्जन यानी शरीर से ऐसी चीजों को बाहर निकालना जिसका कोई उपयोग ना हो, और जनन यानी बच्चे पैदा करने जैसे गुण पाए जाते हैं। रवि ने अंकल से यह जानना चाहा कि कोशिका में जीवन कैसे पैदा हो जाता है। उन्होंने इसका जवाब खूब विस्तार से दिया। कोशिका में लगभग 30 तत्व पाए जाते हैं, जिससे मिलकर जीव द्रव्य का निर्माण होता है। यह एक विशिष्ट और जटिल रासायनिक फैक्ट्री के रूप में कार्य करता है, जिससे कोशिका में जीवन का गुण उत्पन्न हो जाता है। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जिसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इससे कोशिका को ऊर्जा मिलती है, जबकि कोशिका के बीच में पाया जाने वाला केंद्रक कोशिका का विभाजन करता है, जिससे एक कोशिका से कई कोशिकाएं बच जाती हैं और एक कोश की जीव से बहुकोश की जीव का निर्माण होता है। यूग्लिना नाम के एक कोश की जीव में पर्ण रिंग पाया जाता है।
जिससे युगलिना में जंतु तथा वनस्पति दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। पर्णहरिम वाली कोशिकाओं के विकास से वनस्पति जगत का निर्माण हुआ। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधों की कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बना, जिससे पृथ्वी पर वायुमंडल का निर्माण हुआ। बाद में पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए ओजोन परत बनी। इन सारे बदलावों का नतीजा यह हुआ कि पृथ्वी का वातावरण जीवों के पैदा होने लायक बन गया। अंग्रेज वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने अपने प्रयोगों से यह साबित किया कि किस प्रकार एक कोश के जीवों से बहुकोश के जीव बने। बहुकोश के जीवों से रीढ़ वाले जंतुओं में तथा रीढ़ वाले जंतुओं से 40,000 वर्ष पहले आज के मनुष्य का आरंभिक रूप होमो सैपियंस का विकास हुआ और यही मनुष्य प्रकृति से लड़ता और उस पर काबू करता हुआ आज पृथ्वी का सबसे विकसित प्राणी बन चुका है। यह मजेदार बात है कि जिस प्रकृति या कहें कि ब्रह्मांड से मनुष्य पैदा हुआ, आज पलटकर वह अपनी खोजों तथा आविष्कारों के जरिए उसी ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा हटा रहा है। प्रोफेसर अंकल की बातों से रवि बहुत प्रभावित हुआ। अभी भी सैकड़ों प्रश्न उसके मन में उमड़ घुमड़ रहे थे। वह अभी भी बहुत सी बातें जानना चाहता था, लेकिन प्रोफेसर व्योम को एक जरूरी कॉन्फ्रेंस में जाना था, इसलिए अगली बार के लिए उसने उनसे और ज्यादा समय देने का वादा ले लिया। तो बच्चों, ये थी जानकारी ब्रह्मांड को किसने बनाया। इसे लिखा था विकास जी ने और इस जानकारी को हमने लिया था त्रैमासिक बाल पत्रिका कूपर से। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी अपनी निहारिका दीदी को। तो बाय बच्चों, फिर मिलते हैं। बाल चौपन, बाल चौपन, बाल चौपन। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।